नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश मतदान का फाइनल दौर यानी कि जनादेश। मैं हूं आंचल गुलाटी कुंबर। तो तेलंगाना की जनता का मन किस ओर है, किस मुद्दे पर वहां पर लोग कर रहे हैं वोट, किसको पड़ेगी चोट? तेलंगाना की फाइनल परीक्षा की महा कवरेज में आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम जनादेश में। और तेलंगाना की अगर बात की जाए तो 119 जो विधानसभा सीटें हैं वहां चुनाव के लिए मतदान जारी है। विधानसभा सीटों पर हो रहा या जो चुनाव है वो तमाम उम्मीदवारों के भाग्य का आज फैसला करेगा। साथ ही उस पार्टी के भाग्य का फैसला भी होगा जिसने पूरे दमखम के साथ अपनी पूरी ताकत इस चुनावी प्रचार प्रसार में झोंक दी। चुनाव को लेकर जनसभाओं का दौर चला है। तमाम जो स्टार प्रचारक हैं उन्होंने, बड़े दिग्गज और नेता जो थे वो अपनी अपनी पार्टी को सत्ता में लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए नजर आए। आज उन सभी नेताओं के लिए अग्नि परीक्षा का दिन है कि जनता के भरोसे पर वो कितने खरे उतरते हैं और कितने प्रतिशत वोट यानी मार्क्स लेकर सत्ता पर होंगे काबिज। ये फैसला करेगी जनता जनार्दन, क्योंकि आज लोकतंत्र के इस महापर्व में जनता ही जनार्दन है और उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला उन्हीं के हाथों होना तय है। तो आइए अब सीधे रुख करते हैं। जिस तरह से हम लगातार सुबह से इस खबर को ट्रैक कर रहे हैं कि तेलंगाना विधानसभा में जो मतदान है वो शुरू हो चुका है। शुरुआत करते हैं हमारे खास कार्यक्रम जनादेश की। तो तेलंगाना विधानसभा का मतदान शुरू हो गया। तेलंगाना के 33 जिलों की 119 सीटों पर वोटिंग जो है वो जारी है। तेलंगाना में करीबन 3 करोड़ से ज़्यादा जो मतदाता हैं, कुल 2290 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। इनमें 221 महिला प्रत्याशी हैं जबकि 2068 पुरुष जो है वो उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान पर हैं। इन सभी विधानसभा सीटों पर कई बड़े नेताओं की साख किस्मत दांव पर लगी है। निर्वाचन आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं। तो वहीं चुनाव आयोग के मुताबिक आज सुबह 9 बजे तक अगर बात की जाए, क्योंकि मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ था, 8.52% मतदान हुआ है। आदिलाबाद में सबसे अधिक 13.5%, वहीं हैदराबाद में सबसे कम यानी 4.97% मतदान दर्ज किया गया। मतदान सवेरे 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जो 13 निर्वाचन क्षेत्र हैं वहां शाम 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे। युवा मतदाताओं में मतदान को लेकर काफी उत्साह दिख रहा है। वहीं लोकतंत्र के इस महापर्व में बुजुर्ग, दिव्यांग मतदाता भी पीछे नहीं है, वो बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। हम आपको अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये निजामाबाद की तस्वीरें, कामारेड्डी, सिद्दीपेट और खैरताबाद की तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से सिद्दीपेट में दिव्यांग जन अपने संवैधानिक मताधिकार का उपयोग करते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 375 कंपनियां तैनात की गई हैं इस चुनावी प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए। और इसके अलावा पड़ोसी राज्यों के 23,000 से अधिक होमगार्ड और 45,000 पुलिसकर्मियों को भी तैनात किया गया। केंद्रीय बलों की तैनाती विशेष रूप से 12,000 से अधिक जो संवेदनशील मतदान केंद्र हैं वहां पर की गई। मॉडल मतदान केंद्रों के अलावा चुनाव अधिकारियों ने विशेष रूप से हैदराबाद जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के संकल्प के साथ पूरी तरह से जो महिला संचालित और पूरी तरह से दिव्यांग संचालित मतदान केंद्र है उन्हें स्थापित किया है। तो तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए जारी वोटिंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मतदाताओं से ज्यादा संख्या में मतदान करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा कि मैं तेलंगाना में अपने भाई और बहनों से रिकॉर्ड संख्या में मतदान करने और लोकतंत्र के त्योहार को सशक्त बनाने का आह्वान करता हूं। पीएम ने विशेष रूप से युवा और पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं से अपने मत अधिकार का प्रयोग करने का भी आग्रह किया है। प्रधानमंत्री
लोगों से बढ़ चढ़कर वोट की अपील करते हुए। वहीं तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए जारी वोटिंग के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य के मतदाताओं से ज्यादा संख्या में मतदान करने की अपील की है। गृह मंत्री ने एक्स पर लिखा, केवल भ्रष्टाचार मुक्त और गरीबों के हितों को ध्यान में रखने वाली सरकार ही तेलंगाना की समृद्धि के लिए निस्वार्थ भाव से काम कर सकती है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए अंबरपेट के एक मतदान केंद्र में मतदान किया। अपने संवैधानिक अधिकार का उन्होंने उपयोग किया। आइए देखते हैं। और ये सीधा संदेश देता हुआ तमाम उन लोगों के लिए कि वो अपने घरों से बाहर निकलें, आज के दिन को छुट्टी का दिन ना समझकर अपने चुनावी अधिकार का उपयोग करें, वोट जरूर डालने निकलें। तो हैदराबाद में बीआरएस एमएलसी की जो है के कविता, उन्होंने भी अपने मत अधिकार का उपयोग किया। और तेलंगाना में चुनाव जिस तरह से आज वहाँ पर मतदान किया जा रहा है 119 सीटों पर, तो यहाँ पर के कविता केसीआर की पुत्री हैं ये, और ये बताती हुई, ये जताती हुई कि संवैधानिक प्रक्रिया में मतदान और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मतदान आवश्यक है। तो पहले मतदान, फिर बाद में जलपान या फिर कोई और काम। तो 2024 का जो ये सेमीफाइनल है, किसके साथ तेलंगाना खड़ा होगा, और इस पर आज फैसला होना तय है। और तेलंगाना के मुख्य निर्वाचन अधिकारी विकास राज ने एसआर नगर के एक मतदान केंद्र पर मतदान किया और अपने मताधिकार का उपयोग किया। तो तेलंगाना के इस महारण में तमाम दिग्गज भी अपने वोट अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है, जहां पर बीआरएस, बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। तो फिर आज का दिन निष्पक्ष पारदर्शी चुनाव के लिए बेहद जरूरी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी विकास राज ने कहा कि तेलंगाना में सभी स्थानों पर काफी सुचारू रूप से मतदान चल रहा है। इसी के साथ उन्होंने सभी मतदाताओं से अपने वोट के अधिकार को इस्तेमाल करने की अपील की, यानी कि मतदान जरूर करें। Polling is going on briskly. Every place it is very peaceful, and I request all the voters to please join and vote. I have just now cast my vote along with my family, so I request everybody to come and join. और तेलंगाना में विधानसभा के कुल 119 सीटों पर मतदान जारी है। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की काफी संख्या देखी जा रही है। मतदान केंद्रों पर बड़ी संख्या में युवा मतदाता पहुंचकर अपने मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं और लोगों से भी लोकतंत्र के इस पर्व में शामिल होने की अपील कर रहे हैं। तेलंगाना के बरकतपुरा विधानसभा क्षेत्र के एक मतदान केंद्र पर वोट करने पहुंचे कुछ युवा मतदाताओं से बात की है हमारे संवाददाता धीरज ने। आइए आपको सुनवाते हैं। बरकतपुरा विधानसभा क्षेत्र में अभी हम मौजूद हैं और अभी हमारे साथ ये जो वोटर हैं, फर्स्ट टाइम वोटर हैं। मेरा तो ये पहली बार का एक्सपीरियंस रहा है, तो मेरे मन में यही भाव था कि कोई दिक्कत ना हो, और मुझे ये भी था कि मैं पहला वोटर रहूं। इस बात का मैंने घर से ही सोच के निकला था कि मैं पहले सुबह जाऊंगा, नहा धो के पहला काम मेरा वोट का करूंगा, क्योंकि सरकार ने इस दिन के लिए हमें दिया है, तो इसका हमें प्रॉपर उसका यूटिलाइज करना चाहिए। जो बाकी जो युवा आएंगे उनके लिए कोई अपील? जी, मैं सभी युवाओं से कहूंगा कि सुबह सुबह आके पहले ये कार्य करें, क्योंकि इस आज का दिन सिर्फ यही कार्य करने के लिए, इसके बाद आप कुछ भी कार्य करें तो अपना मतदान का प्रयोग करके, ये अपनी शक्ति है तो इस शक्ति को बताना है। पहली बार ऐसा लगा कि हम कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिससे कुछ बहुत डिफरेंस आ सकता है। अगर हमने जिनको वोट किया वो नहीं आए तो भी बुरा लगेगा, और अगर कोई रिस्पॉन्सिबल आदमी आया तो डेफिनेटली हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। लोग निर्भीक होकर, निडर होकर मतदान के लिए निकलें और जो स्वस्थ तेलंगाना का निर्माण कैसे हो, लोग बेहतर तेलंगाना के लिए अपनी सरकार को चुनें, अपने प्रत्याशी को चुनें। और तेलंगाना में मतदाताओं में लोकतंत्र के महापर्व को लेकर एक अलग तरह का उल्लास और जोश देखने को मिल रहा है। हमारे संवाददाता राजेश राज ने मतदाताओं से खास बातचीत की है। आइए आपको सुनवाते हैं। जिस मतदान केंद्र पर मैं अभी खड़ा हूं, यहां पर 4 मतदान केंद्र हैं। एक मतदान केंद्र पर एक युवा ने सबसे पहले जाकर वोटिंग की, और दूसरे मतदान केंद्र पर एक महिला है त्रिवेणी, जिन्होंने सबसे पहले वोटिंग की है।
आप अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आई, आधी आबादी का प्रतिनिधित्व जो है वो करने के लिए आई। कैसा लगा आपको एक महिला होने के नाते? अच्छा लगा, अच्छा लगा। वोट है तो यूज़ करना पड़ेगा, वही तो यूज़ कर रहे। डेमोक्रेसी में वोट का इम्पोर्टेंस है, हमारा हम डालना है। और अब तो देश की राष्ट्रपति जो हैं वो महिला हैं, सर्वोच्च पद पर एक महिला को प्राउड फील होता है। हाँ, वो तो है। सुबह 7 o'clock आए, फर्स्ट वोट उन्होंने डाले, सेकंड वोट मैं डालो। देखिए, पहली बार मतदान करने का जो रोमांच होता है वह काफ़ी एक जमहूरियत में एक खूबसूरती पैदा करता है, और ख़ास करके महिला जो आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं वो मतदान केंद्र पर आईं। उन्होंने सबसे पहले वोट करने का जो संकल्प था उसको पूरा कर लिया। कैमरामैन ललित के साथ हैदराबाद से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। और जनादेश में चुनावी प्रक्रिया पर बात करने के लिए बेहद ख़ास मेहमान और हमारे जो तमाम ग्राउंड ज़ीरो से जुड़े हुए रिपोर्टर्स हैं वो जुड़ गए हैं। एक बार उनका तारुफ आपसे करा दें। हमारे साथ पहले जो खास मेहमान जुड़े हैं, आर राजगोपालन जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, कई बार हमारे साथ कई शोज़ पर जुड़ चुके। बहुत बहुत शुक्रिया इस शो पर जुड़ने के लिए। राजगोपालन जी हमारे साथ हैदराबाद से ही जुड़ रहे हैं। धीरज उर्मिलेश भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। राजेश राज, ये तमाम वो रिपोर्टर्स हैं जो लगातार चुनावी प्रक्रिया में बेहतरीन कवरेज करते रहे, हमें जानकारियाँ पहुँचाते रहे। सबसे पहले राजगोपालन जी आपके पास में आना चाहती हूँ। जिस तरह से तेलंगाना की 119 सीटों पर आज बढ़ चढ़कर मतदान की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है, चुनाव आयोग की कोशिश, उनका यह आह्वान, साथ ही साथ प्रधानमंत्री का कहना कि लोग पहले वोट करें फिर कोई और काम, आप इस अपील को, चुनाव आयोग की इस पूरी तैयारी को किस तरह से देखते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, चुनाव आयोग का आभार करते हुए, क्योंकि अभी विशेष कार्यक्रम ये है, सब लोग तेलंगाना में जो भी दूरदर्शन देख रहे हैं, जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, प्लीज आप वोट डालने के लिए 3 बजे के पहले पहले पहुंच जाइएगा। दैट इज वन अपील। प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला पहले मतदान फिर जलपान। सो इसी मुद्दा में हम लोग करना है। नाउ पॉलिटिक्स बात कर लेंगे। के चंद्रशेखर राव गंभीरता से लड़ रहे, भारतीय राष्ट्रीय समिति करके उनकी पार्टी का नाम बदला था रिसेंटली, उन्हीं को दबदबाव बहुत है मैडम उधर। कांग्रेस तीसरा स्थान पर था, अभी टाइट फाइट है बीजेपी कांग्रेस दोनों के बीच में। दोनों वोटर्स, दोनों समुदाय के वोटर्स, मुस्लिम, हिंदू वोट्स, क्रिश्चियन, सबको वोट्स के लिए बंटवारा कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि चंद्रशेखर राव बहुत आगे है। ग्राउंड रिपोर्ट वही दिखाता है, क्योंकि सत्ता में आने को पहले इतना संघर्ष किया है कि चंद्रशेखर राव। सेकंड, प्रधानमंत्री का, अमित शाह का, नड्डा साहब का, तीनों का जोर, बहुत जोर था तेलंगाना में। सेकंड, कांग्रेस लोग भी अच्छा जोर में कैंपेन किया है। राहुल गांधी जो मध्य प्रदेश नहीं गए थे, राहुल गांधी जो राजस्थान नहीं गए थे, लेकिन तेलंगाना में जाकर के 4-5 बार इकट्ठा दोनों भाई बहन दोनों कर रहे थे। ओवैसी का तीसरा फैक्टर है। सो ये सारा ओवैसी का भी उधर दबदबाव है। राजगोपालन जी, एक चीज और जानना चाहूंगी, क्योंकि ये तीसरा साल है जब एक बार सत्ता में फिर से काबिज होने के लिए बीआरएस जोर शोर से हमने उनका चुनाव प्रचार देखा। 2018 की बात की जाए तो चुनाव की जो निर्धारित तारीख थी उससे पहले ही विधानसभा को भंग कर दिया गया। ये एक मास्टर स्ट्रोक चला गया था बीआरएस द्वारा। इस बार कोई एंटी इनकम्बेंसी आप देखते हैं उनके खिलाफ? सुनिए मैडम जी, सारा मैंने कम से कम ये 15-20वां चुनाव है, मेरा उम्र बाल सफेद होगी इसी में, लेकिन वो टोटल आप देखोगे जरूर एंटी इनकम्बेंसी सबका सरकार का होते हैं। जो भी अच्छा करो, बुरा है तो अपोजिशन। देखो कल टनल में निकाला था, कांग्रेस ने उसको मजाक उड़ा रहे। ये तो इतना बकवास कांग्रेस है इंडिया में, ऐसे विपक्ष लोग हैं जो भी प्रधानमंत्री जो भी अच्छा काम करते हैं उसको खिलाफ। तो फिर एंटी इनकम्बेंसी स्वाभाविक रूप में वो नकल सकता है। सेकेंड, केसीआर का दबदबाव इतना, इन्होंने एकदम संघर्ष करके तेलंगाना का अलग राज्य बनाया आंध्र से। सो उन्हीं का केंद्रीय सरकार को भी मदद था, बीच में झगड़ा हो गया था, बीच में सुधर गया। लेकिन केसीआर एक अकेले नेता है जो इतना साल से संकर करके अपना राज्य बना दिया, पिताजी का तरह, जो उस राज्य के। देयरफॉर मुझे लगता है एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद भी
लेकिन उधर कांग्रेस का कर्नाटका से पैसा लेकर के इतना ईडी रेड हुआ था, आपको देखा होगा पिछले बार। सिमिलरली बीजेपी ने भी बहुत प्रचार किया है, और किशन रेड्डी ने अच्छा काम किया है, संजय बंटी साहब ने अच्छा काम किया है, कांग्रेस का भी अच्छा है, बीजेपी का भी अच्छा है। ये तो खैर वक्त बताएगा राजगोपालन जी, क्योंकि केसीआर सबसे आगे है। बिल्कुल। तो 2024 में ये जो सेमीफाइनल है, किस तरह से जीतने के तमाम जो पार्टियां हैं उन्होंने जोर आजमाइश की है, इस पर और करेंगे चर्चा। हमारे संवाददाता भी तेलंगाना में अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल इस खास पेशकश में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप जुड़े रहिए जनादेश में डीडी न्यूज के साथ। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। मोदी सरकार की गारंटी, सबका अपने पक्के घर का सपना होगा पूरा। 4 करोड़ पक्के घरों का निर्माण, हमारा संकल्प विकसित भारत। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है, तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे? हाँ? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। RBI कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद स्पीकर स्वागत हमारी खास पेशकश जनादेश में। हमारे साथ विशिष्ट मेहमान के साथ हमारे जो ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टर्स तैनात हैं उनसे भी एक बार रुख लेते हैं। हमारे साथ धीरज मौजूद हैं हैदराबाद से। धीरज, जिस तरह से अपने अपने दांव तमाम पार्टियों ने लगाए हैं यहाँ पर सत्ता में काबिज होने के लिए, आप वहाँ पर कई दिनों से थे, किस तरह के मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर जनता आज अपने मत अधिकार का उपयोग करने के लिए निकली है? आंचल, हम मुद्दे की बात जरूर करेंगे, लेकिन बहुत देर से हमारे साथ 3 मतदाता बहुत देर से इंतजार में हमारे साथ खड़े हैं। ये जो मतदाता हैं, एक बुजुर्ग मतदाता हैं और एक जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं जो कि अमेरिका से आई हैं, उनको मताधिकार का मौका मिला है, तो इस बार वो जरूर मताधिकार का प्रयोग करना चाहेंगे। और एक महिला वोटर है। पहले हम इनसे बात कर लेते हैं, फिर हम मुद्दों की बात करेंगे। जो आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं और आपको मौका मिला, तो क्या सोचते हैं आप? मुझे बहुत गर्व होता है एंड मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज मैं इस मेरे देश में रह के मैं मेरा वोट कास्ट करने आई हूँ। और
ये मैं सभी से यही एक विनती करती हूँ कि सभी लोग जिसको भी whoever are all the citizens do come, do cast your vote rightfully and हम ऐसे लीडर को हमारा वोट कास्ट करना चाहिए जो भारत के लिए, जो एजुकेशन के लिए, जो पॉवर्टी के लिए सबकी सेवा करे और हमारा एक्ट राइटफुली होना चाहिए। एंड मैं बहुत खुश हूँ आज कि मैं मेरे देश में हूँ और मैं मेरा वोट कास्ट करने आई हूँ फर्स्ट टाइम। सो इट्स अ वेरी प्राउड एंड अ हैप्पी मोमेंट फॉर मी। आप बुजुर्ग मतदाता हैं, क्या सोच के आए हैं मतदान करने के लिए? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम है और हम हमारा दिल का जो लीडर को चुन सकते हैं। इस वजह से हम सुबह उठ के लाइन लगा के आए और वोट डाल रहे हैं और वोट का वैल्यू हमको मालूम है और आप लोगों ने भी सब वोट डाली है और ये गवर्नमेंट जो है ये छुट्टी दिया है सिर्फ वोट डालने के लिए और अच्छे जजमेंट अच्छा करके अच्छे लीडर को चुनना चाहिए ताकि ये नहीं वो नहीं अच्छे लीडर को चुनना चाहिए। देखिए, अब मुद्दे की हम बात कर लेते हैं। अगर आपने मुद्दे की बात की तो जो सबसे अहम बात मैं आपको बता दूं कि केसीआर यहाँ हैट्रिक के इंतजार में है। कांग्रेस पार्टी जो उनकी जो पुराने 15 साल का जो उनका पुराना जनाधार है उस जनाधार को वो वापस करने की फिराक में है। ओवैसी को अपनी जमीन की तलाश है जी। तो बीजेपी एक तीसरे मोर्चे के रूप में इस लड़ाई को तिरकोनिया बनाने में जरूर सफल हुई है। जो अगर आपने मुद्दे की बात की तो बीते 10 साल से यहाँ केसीआर की सरकार है और एंटी इनकम्बेंसी तो है, जैसा कि हमारे गेस्ट ने भी बताया, एंटी इनकम्बेंसी तो यहाँ है। इसके अलावा बहुत सारे यहाँ इशूज हैं, जैसे कि यहाँ पे किसानों के मुद्दे हैं, यहाँ पे कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जैसे कोलेश्वरम प्रोजेक्ट के बारे में जो लोगों ने बताया कि वो प्रोजेक्ट वो पूरे नहीं हो पाए और उसमें किसानों की ज़मीन चली गई और वो ज़मीन जो थी वो ज़मीन इसलिए ली गई ताकि किसानों के खेतों तक पानी पहुँच पाए, लेकिन किसानों की ज़मीन चली गई और पानी खेतों तक नहीं पहुंचा। इसके अलावा जो करप्शन का जो मुद्दा है वो सबसे अहम है अगर हम तेलंगाना की बात करें, क्योंकि जो शराब घोटाला से, शराब स्कैम से लेकर कई स्कैम में जो यहाँ की जो सरकार है वो लिप्त पाई गई है। अभी आपने के कविता का जिक्र किया तो मुझे याद आया कि कैसे इनका नाम आम आदमी पार्टी के साथ जुड़कर यहाँ का जो शराब घोटाला था उसमें उनका नाम जुड़ा हुआ था। प्रधानमंत्री बीजेपी लगातार हमलावर रही है यहाँ पे तेलंगाना में। उसके हमलावर होने की जो पीछे की यही रही है नीति की जो बिल्कुल। तो लोकतंत्र की ताकत का जो इस्तेमाल हम लोग देख रहे हैं वो अहम है और किस तरह से आज जिन उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला तय करेगी जनता, धीरज, उसमें ये तमाम मुद्दे भी उनके दिमाग में होंगे जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। राजेश राज का रुख करते हैं। राजेश, जब हम हैदराबाद की बात करते हैं, निज़ामों का शहर कहा जाता है इसे, लेकिन वोटिंग परसेंटेज में हमने हमेशा देखा हैदराबाद पिछड़ता हुआ नजर आता है जबकि शहरी इलाका है। ऐसे में इस बार हैदराबाद की जनता क्या सोचकर वोट करने निकलेगी? क्योंकि अभी जो आंकड़े हमने देखे 9 बजे तक के भी, उसमें भी हैदराबाद सबसे पीछे। बिल्कुल सही कहा आपने। और मैं जब सुबह यहाँ पर 6:30 बजे एक मतदान केंद्र पर पहुंचा तो बिल्कुल सन्नाटा पसरा था, जिसका जिक्र मैंने अपने 8 बजे के लाइव में आपसे किया था। जी। लेकिन 7 बजे के बाद भीड़ जो है वो थोड़ी बढ़ी है और शहरी इलाकों में अमूमन चुनाव का दिन जो होता है उसे लोग छुट्टी का दिन मान लेते हैं, जो जमहूरियत के लिए कहीं से भी सही नहीं है। लोकतंत्र का ये तकाजा है कि हमें वोट डालने का अधिकार मिलता है और वोट डालने के अधिकार का उपयोग भरपूर तरीके से होना चाहिए, क्योंकि यह सरकार जो चुनकर आती है वो 5 साल तक जनता के उम्मीदों पर खड़े उतरने की कोशिश करती है। शायद यही वजह है कि युवा और जो महिला मतदाता हैं जिनसे हमने बड़ी तादाद में बातचीत करी, उन्होंने साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया कि हम ऐसी सरकार चुनना चाहते हैं जो सरकार 5 साल तक गरीबों की आवाज़ बने, गरीबों की आवाज़ को सुने। और जिस मतदान केंद्र पर मैं अभी खड़ा हूं आंचल, यहीं पर अभी भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राज्यसभा के सांसद डॉक्टर के लक्ष्मण, वो मतदान करने के लिए आए थे पूरे परिवार के साथ। और मतदान करने के बाद उन्होंने इसी बात पर चिंता जताई कि हैदराबाद के लोग वोटिंग नहीं करते, लिहाजा उन्हें घरों से बाहर निकलना चाहिए और जमकर मतदान में हिस्सा लेना चाहिए। तो जमहूरियत का जश्न है और जमहूरियत के जश्न में जो संवैधानिक अधिकार
आम जनता को दिए गए हैं, उस अधिकार का उपयोग निश्चित तौर पर किया जाना चाहिए। मैं भी अपने दूरदर्शन न्यूज के दर्शकों के माध्यम से मतदाताओं से अपील करता हूं कि आप घरों से और बाहर सबसे निकलें, अहम हम देख पा वोटिंग रहे करें, हैं राजेश जो की घरों में तमाम बैठे हैं। जो सितारे हैं जिनको देखकर लोग आइडलाइज करते हैं, बात चिरंजीवी की जाए, बात की जाए और अन्य जो स्टार प्रचारक हैं वो भी वोट डालते हुए यहाँ नजर आए, तो उम्मीद करते हैं कि वहाँ की जनता निकलेगी, अपने वोट अधिकार का इस्तेमाल करेगी। उर्मिलेश हमारे साथ मौजूद है। उर्मिलेश, हम देख पा रहे हैं आपके पीछे जिस तरह से मतदान केंद्र को सजाया गया है, लेकिन सवाल यही है कि किस तरह से चुनाव आयोग की जो तैयारी है काफ़ी समय पहले से शुरू हो जाती है लोगों को जागृत करने के लिए कि आप घरों से निकलें और वोट करें। आप वहाँ पर काफ़ी समय से मौजूद रहे, क्या मुद्दे हैं वहाँ पर आम महिलाओं के, युवाओं के, साथ ही साथ किस तरह के कोई बदलाव की बयार आप वो सुगबुगाहट सूंघ पा रहे हैं, या फिर हम ये कहें कि जनता जो है आज भी एक तरफा मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए घरों से निकली है? जी हाँ, चल बिल्कुल। सबसे पहले तो जो आपने निर्वाचन आयोग की है, तो निर्वाचन आयोग ने मतदान के लिए बहुत खासा तैयारियां की हैं। एक लंबे समय से तैयारी कर रहा था मतदान आयोग। जब जो है तमाम स्टार प्रचारक और तमाम दल जो है अपने चुनाव प्रचार में व्यस्त थे, तो वहीं कहीं ना कहीं शांत तरीके से निर्वाचन आयोग भी अपनी तैयारियों में जुटा हुआ था। और आखिरकार आज वो दिन आ गया है, वो घड़ी आ गई है जब तेलंगाना के तमाम जो प्रबुद्ध जो कह सकते हैं वोटर हैं, वो आज घरों से बाहर निकल रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, एक मॉडल बूथ है सिकंदराबाद का, जिसमें को बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। और तमाम जो पहले वोटर, जो फर्स्ट वोटर यहाँ पर आए थे, उनको जो है गुलाब गुलदस्ता, फूलों के गुलदस्ता देकर के उनका स्वागत किया गया है। हर उम्र के यहाँ पर जो है लोग आ रहे हैं, जिनमें कि मताधिकार, अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए खासा उत्साह आंचल उनमें दिखाई दे रहा है। एक सबसे बड़ी बात तेलंगाना में यह है कि जो यहाँ के मुख्य निर्वाचन आयोग है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं, उनसे जब हमने बात की थी डीडी न्यूज़ ने, तो तब वो कह रहे थे कि जो ग्रामीण इलाका है वहाँ पे तो अधिकांश लोग मतदान करने के लिए घरों से बाहर निकलते हैं, लेकिन जो सबसे बड़े जो चुनौती उनके सामने है वो शहरी इलाकों का है, जहाँ पे कि लोग जो है घरों से बाहर कम निकलते हैं। क्योंकि जैसे नौजवान हैं या जो तमाम लोग हैं जो अपना व्हीकल लेकर के आते हैं, वो पार्किंग अगर उनको नहीं मिली तो वो आगे निकल जाते हैं। तो उन्होंने खासा ध्यान इस बार रखा है कि तमाम लोगों को तमाम सुविधाएं दी गई हैं, जो भी मतदाता बूथ तक आए और अपने मतदान का प्रयोग कर सके। अगर बात राजनीति की करें आंचल, तो निश्चित तौर से यहाँ पर एक लंबे समय से जो है चुनाव प्रचार चला है, तमाम दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है। कई जो है यहाँ पर स्टार प्रचारक आए हैं, दलों की जो राष्ट्रीय नेता है उन्होंने यहाँ पे प्रचार किया है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे चुनाव में अगर देखा गया है, जिस तरीके से हम यहाँ पे लंबे समय से कवर कर रहे हैं, तो त्रिकोणीय मुकाबला, जो राजनीतिक सियासती के जो गुणा भाग जानते हैं, त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर मान रहे हैं। लेकिन यह बात जरूर है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी पिच पर जो स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी जी को उतारा है, उसके बाद यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं एक चुनाव प्रचार की दिशा बदली है। और यहाँ पर जो त्रिकोणीय मुकाबला था, वो मुकाबला कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। वन साइडेड जो है, जैसे आप बात कर रहे थे, उस तरीके से इस बार का चुनाव थोड़ा सा मुश्किल है। बिल्कुल, और मुकाबला दिलचस्प है। और ये जो एंट्री ओवैसी साहब की हुई है, इस पर भी एक टेक आप तमाम तीनों रिपोर्टर्स का लेंगे, लेकिन एक बार ये ज़रूर दिखाते हैं अपने दर्शकों को, क्योंकि लगातार हम कह रहे हैं कि भाई जो तेलंगाना के शहरी लोग हैं थोड़े सुस्त हो जाते हैं वोटिंग के मामले में, उन्हीं के लिए एक मैसेज हम ये चलाते हैं। जो तेलंगाना में मतदान केंद्र पर कई अन्य मतदाता आए हैं, भाई वो आपसे कह रहे हैं कि घर से बाहर निकलिए और मतदान कीजिए। वो अपील सुनवाते हैं एक बार। This the third time I'm voting. I request everyone to utilize their voting right. It's good to vote. It's very a smooth process. It happens in 5 minutes में सब कुछ हो गया था and it's nice. Everyone utilize their voting right. मैंने अपना वोट कास्ट करा, बहुत हैप्पी हूँ मैं। It is our right. We have to cast our vote. वोट डाले तो लीडर, अच्छा लीडर को चुना सकते, अच्छा लीडर अपन को सेवा करते, इसलिए वोट मस्ट, एवरी सिटीजन शुड वोट फॉर। वोट ज़रूर कीजिए, क्योंकि जब आप वोट करते हैं तभी आप शिकायत करने का हक रखते हैं और अपने इस हक का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। इस पर और भी चर्चा होगी, बात करेंगे कि किस तरह से मुद्दों से इतर कई सियासी हमले भी हुए हैं, पार्टियों ने एक दूसरे पर खूब आरोप प्रत्यारोप का दौर चलाया। लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, हमारे खास शो जनादेश में। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की।
जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। आप क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूं। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद हमारे खास शो जनादेश में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो मौजूद हैं। राजेश राज का रुख करते हैं। राजेश, यहाँ पर जब हम चुनावी प्रक्रिया की बात करें तो ओवैसी साहब का जिक्र भी कर लेते हैं, जिन्होंने 119 सीटों पर महज 9 उम्मीदवार उतारे। क्या लगता है, क्या सोच रही कि जब ये त्रिकोणीय मुकाबला है उसमें 9 सीटों पर उम्मीदवार उतार कर क्या वोट काटने की चाल है ओवैसी साहब की? देखिए, ओवैसी जो हैं वो हैदराबाद के सांसद हैं। ये निज़ामों का शहर कहा जाता है और इसी जगह से वो सांसद हैं। और देश भर के खासकर जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहाँ पर जाकर वो अपनी तकरीरें देते हैं, वहाँ पर उम्मीदवार उतारते हैं, चाहे बिहार का इलाका हो, उत्तर प्रदेश का इलाका हो। देश के विभिन्न चुनावों में आपने देखा है कि वो उम्मीदवार उतारते हैं और उनके उम्मीदवार कई जगह जीत भी जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण के सवाल पर ओवैसी पर आक्रामक रहती है, वही आक्रमण अब कांग्रेस के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और जो आम जनता है वो दबी जुबान से ये स्वीकार कर रही है कि ओवैसी का क्रेज जो है वो पहले के मुकाबले थोड़ा सा घटा है इस चुनाव में, क्योंकि लोग भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो लोग हैं वो उन पर केसीआर के साथ कहीं ना कहीं पैक्ट करने की बात जो है वो भी कर रहे हैं। और जहाँ तक मुद्दों की अगर बात करें आंचल, तो मुद्दे यहाँ पर 1000 थे, लेकिन उन मुद्दों का जनता पर कितना असर पड़ा है यह मतदान के बाद जब काउंटिंग होगी तब पता चल पाएगा। लेकिन मैं जो केसीआर की कंस्टिट्यूएंसी है गजबेल, जो सिद्दीपीठ ज़िले में आता है, वहाँ मैं गया था। वहाँ पर जब मैं गया तो वहाँ पर मल्लाना सागर एक प्रोजेक्ट है, उसको लेकर लोगों में काफ़ी निराशा का माहौल था। और सीएम का विरोध वहां पर जिस तरीके से किया जा रहा था उसकी वजह से उन्होंने कामारेड्डी से भी चुनाव लड़ने का फैसला किया। केसीआर पहली बार अपने विधानसभा के चुनाव 2 सीटों से लड़ रहे हैं। कामारेड्डी में भी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उन्हें चुनौती दे रहे हैं, जबकि यहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो इटाला राजेंद्र हैं, जो कभी केसीआर के खासम खास हुआ करते थे, वो केसीआर को वहां पर चुनौती दे रहे हैं। किसानों का आरोप है कि उन्हें घर तो बना दिया गया लेकिन रोजगार के अवसर नहीं मिले। करीब 13-14 गांव के किसानों का दंश है कि करोड़ों की जमीन जो है उसे तेलंगाना सरकार ने महज 6 लाख रुपए में खरीद तो लिए, लेकिन उनके साथ कहीं ना कहीं जस्टिस नहीं हुआ। और यह मुद्दा कहीं ना कहीं उनके बहुत बड़ा है और इसीलिए तकरीरों की बात हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब देखना होगा जब चुनाव परिणाम आते हैं तो क्या कुछ निकलता है। बिल्कुल। और राजेश, आपने बहुत अहम कहा कि तकरीरों से राज्य नहीं चलते, आप विकास कितना करते हैं ये बहुत अहम है। आप धीरज, अगर यहाँ पर बात की जाए अम्मा की, क्योंकि जिस तरह से सोनिया गांधी ने वीडियो संदेश में कहा कि आपने मुझे अम्मा कहा और मैंने अपना वायदा पूरा किया, नॉर्थ और साउथ की राजनीति में बहुत फर्क होता है। उस लिहाज से ये जो भावुक अपील है, क्या वोटों की जो प्रतिशत है उस पर भी नजर आती हुई आपको दिख रही है? जो तमाम मुद्दे हमने जिनकी बात की उस लिहाज से, या जिन तमाम बड़े चेहरों के बीच आज कांटे का मुकाबला है, चाहे उस लिहाज से बात करें? हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा आंचल। देखिए, इस बार जो तस्वीर है वो बिल्कुल बदली हुई है। इस बार जो एंटी इनकम्बेंसी का साया केसीआर के ऊपर है, तो इसकी 2 वजह है। इसकी एक वजह है बीजेपी का हमलावर प्रचार अभियान, और दूसरा जो रुख है वो है कांग्रेस का हमलावर प्रचार अभियान। और इन दोनों पार्टियों ने जिस तरीके से केसीआर को घेरने की कोशिश की है, जिस तरीके से उन्होंने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया है, जिस तरह से उन्होंने भावनात्मक अपील की है लोगों से, और जिस तरीके से वो जो स्थानीय मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दों को लेकर जिस प्रकार से उन्होंने केसीआर को घेरा है, तो इस बार का जो राजनीतिक समीकरण है
तेलंगाना का वो बिल्कुल बदला बदला सा नज़र आ रहा है। अगर कांग्रेस की अगर हम रैलियों की बात की तो कांग्रेस ने भी अपने कई रैलियों में केसीआर के ऊपर जमकर हमला बोला, उनके ऊपर करप्शन के आरोप लगाए, परिवारवाद के आरोप लगाए, और इसके अलावा उन्होंने जो खरीद फरोख्त की भी बात की कि कैसे यहाँ पे कांग्रेस के विधायकों को खरीदा जाता है, केसीआर पैसे लूटती है, पैसे कमाती है और खरीद फरोख्त करती है। दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी का जो रुख रहा वो दोनों तरफ से उनका रुख, एक तरफ से वो केसीआर को उनके ही गढ़ में घेरने की कोशिश में जुटे रहे, और जैसा कि अभी राजेश जी ने बताया कि इटाला राजेंद्र को उतार कर उन्होंने जो केसीआर को उनके घर में ही आकर उनको मुकाबला देने की कोशिश की। दूसरी तरफ जो गृह मंत्री कहते रहे, जो प्रधानमंत्री कहते रहे, उनका ये कहना था कि आप कांग्रेस को वोट ना दें। आप अगर कांग्रेस को वोट देते हैं तो अभी आपको मुझे ऐसा लगता है कि आप केसीआर को समर्थन कर रहे हैं। तो एक तरीके से उन्होंने कांग्रेस और केसीआर दोनों को घेरने की कोशिश की। और जो सबसे अहम जो सवाल है जो यहाँ की सियासत में चारों तरफ फैला हुआ है वो यहाँ का 31 सीट है। देखिए आंचल, मैं आपको बता दूं कि यहाँ का जो 31 सीट है वो एससी और एसटी का सीट है, उनके लिए ये रिजर्व सीट है। 19 सीटें हैं अनुसूचित जाति के लिए है और 12 जो सीटें हैं अनुसूचित जनजाति के लिए है। और मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री बार बार अपनी चुनावी सभा में मडिगा समुदाय की बात करते रहे। ये मडिगा समुदाय कौन है? ये मडिगा समुदाय ऐसा समुदाय है जो दलित कम्युनिटी से आते हैं, पिछड़ी जाति से आते हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री ने चुनावी जनसभा में कहा था कि अगर पार्टी सत्ता में आती है तो जो मुख्यमंत्री होगा वो पिछड़े वर्ग से होगा। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही थी। और साफ तौर पर इस महागण में खास तौर पर तमाम पार्टियां अपनी जीत के दावे कर रही है। यहाँ तक कि जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है वो तो कह रहे हैं कि 2/3 बहुमत से हम जीतेंगे। यही दावा बीआरएस और बीजेपी का भी है, लेकिन फैसला जनता जनार्दन के हाथ में। आपके पास वापस आएंगे, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है जनादेश में, और यहाँ पर अभी खबरों का सिलसिला जारी है। वक्त छोटे से ब्रेक का। पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है हमारे खास शो जनादेश में। हमारे साथ हमारे 2 रिपोर्टर्स लगातार जुड़े हैं इन चुनावी अपडेट्स के साथ। राजेश आज का रुख करते हैं। राजेश, एक जो आरोप लगातार हमने केसीआर सरकार पर लगते हुए देखा वो ये है कि वो पारदर्शी नहीं है, और इसीलिए लगातार तमाम जो अन्य पार्टियां हैं जो वहां पर चुनावी ताल ठोकती हुई नजर आई, उन्होंने कहा कि भाई आप पारदर्शी सरकार को चुनिए इस बार। क्या वजह है? क्या जो वहां पर लोग मौजूद हैं उन तक पहुंच सुनिश्चित नहीं होती जो वहां के तमाम MLCs होते हैं उन पर, या फिर हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं वंशवाद भी हावी है PRS पर? देखिए आंचल, एक 10 साल का वक्त जो है काफ़ी बड़ा वक्त होता है, और 10 साल तक सत्ता में रहने के बाद आप देखते हैं कि जब कोई सांसद या विधायक बनता है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है। जो भारतीय राजनीति की एक विडंबना रही है कि जिस जनता के चुने हुए प्रतिनिधि चुनकर दिल्ली तक पहुंचते हैं उनसे मिलने के लिए उसी जनता को बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। ऐसा तेलंगाना में भी लोग कल भी इस तरह के आरोप लगा रहे थे। लेकिन हमारा कहना है कि जब 10 साल तक कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री के पद पर आसीन होता है तो कहीं ना कहीं एक एंटी इनकम्बेंसी भी होती है, और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एरोगेंसी जो है वो दिखाई पड़ती है। और यही गजबेल में जो उनका परंपरागत जो उनकी सीट रही है विधानसभा क्षेत्र, वहाँ की जनता यही कहती हुई नजर आई कि 10 साल तक केसीआर जो है अपनी कंस्टिट्यूएंसी में कभी आए नहीं, लोगों से कभी मिलना जुलना नहीं हुआ, और के कविता उनकी बेटी और KTR उनके बेटे, उन दोनों को प्रोजेक्ट करने में अब हालांकि बेटी थोड़ी पीछे हो गई है, बेटे को वो कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और सत्ता
उन्हें सौंपने की तैयारी भी है। जिस तरीके से भावुक भाषण उन्होंने दिया जी, जी। कंस्टिट्यूंसी में कि मेरी उम्र 70 साल के आसपास हो गई है, इससे यहाँ की जनता ये कयास लगा रही है कि शायद वो सत्ता अपने पुत्र को सौंप भी सकते हैं। चलिए ये तो इस पर यही तो खैर अब वक्त बताएगा। बहुत समय कम है मेरे पास। राजेश, हमें एक धीरज से भी लेना। धीरज, वंशवाद परिवारवाद का आरोप भी लगता है। जी, धीरज के पास ले। धीरज, बहुत संक्षिप्त में आपसे जानना चाहूंगी कि इस बार क्या आप वोटिंग परसेंटेज बढ़ते हुए देखेंगे, जिस तरह से जो आह्वान तमाम स्टार प्रचारक, चुनाव आयोग, प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है? देखिए, बिल्कुल इस बार का वोट परसेंट जरूर बढ़ेगा। अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करें तो पिछले विधानसभा चुनाव में यहाँ 73% वोटिंग लगभग हुई थी। और इस बार भी जो चुनाव आयोग की तैयारी है, उस तैयारी के मुताबिक वोटिंग परसेंटेज घटना नहीं चाहिए, क्योंकि चाहे महिला मतदाता हो, चाहे युवा मतदाता हो, चाहे विकलांग मतदाता हो, चाहे जो जिसको हम दिव्यांग कहते दिव्यांग मतदाता हो, तो चुनाव आयोग की तरफ से वोटरों को रिझाने की तमाम कोशिशें हुई है। और उस कोशिशों से ऐसा लगता है, क्योंकि जो काफी संख्या में जो युवा मतदाता को अब देखा जा सकता है कि बूथ पे वो लोगों को लाते हुए उनके घर से उनके घर तक जाते हुए और उनको ये समझाते हुए कि मतदान कितना जरूरी है। और जो सुबह सुबह आपने कई जो युवा वोटरों से बात की, जिसकी अपील को आपने दिखाया, तो सभी की एक ही अपील थी कि आप जरूर से जरूर बिल्कुल घर से निकले और वोट करें। यही अपील हम इस मंच के माध्यम से भी, की अपील का असर है कि हमारे बुजुर्ग भी कह रहे हैं कि बिल्कुल वोट जरूर करें। अगर आप इस दायरे में आते हैं, क्योंकि वोट करना आपका संवैधानिक जो वर्ग के जो लोग हैं। जी, समय कम है धीरज मेरे पास। हम आगे तो खैर आज इस पर दिन भर चर्चा चलती रहेगी, लेकिन बहुत शुक्रिया राजेश आपका और उमेश आपका, और साथ ही साथ धीरज आपका इन तमाम चुनावी अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए। साथ ही साथ जो हमारे विशिष्ट मेहमान जुड़े थे उनका भी बहुत शुक्रिया। तो क्या सजेगा केसीआर का दरबार या फिर बनेगी नई सरकार, इस पर फैसला होगा 3 दिसंबर को। लेकिन जो आज उम्मीदवार है उनकी किस्मत कैद हो जाएगी ईवीएम में जनता जनार्दन द्वारा। एक अपील फिर से, अपने घरों से वोट करने जरूर निकले। तो जनादेश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। चुनावी राज्यों की